मुंबई जैसे बड़े शहरों में कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन इन रहस्यों की परतें खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ऐश्वर्या, समीर, राज और पायल, ये चार दोस्त थे जो शहर की चकाचौंध से अलग, उसकी गहराइयों में छिपी कहानियों को तलाशने का जुनून रखते थे। उनका शौक था अर्बन एक्सप्लोरेशन, पुरानी इमारतें, सुनसान गलियां और वो जगहें जहां आम लोग जाने से कतराते थे। समीर सबसे ज्यादा उत्साही था। वह इंटरनेट पर हमेशा ऐसी जगहें ढूंढता जहां किसी रहस्यमयी कहानी की चर्चा होती। इस बार उसने एक ऐसी जगह खोज निकाली जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यह जगह थी शहर के पुराने हिस्से में, जहां एक पुरानी हवेली खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हर हैलोवीन की रात कुछ अजीब घटित होता है, जैसे मृत आत्माओं का जागना। लेकिन फिर क्या होता है? ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा है, एक ऐसा रहस्य जो कभी किसी के सामने नहीं आया। तुम्हें मालूम है, ये जगह आज भी भूतिया मानी जाती है। समीर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खास जानकारी को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। ऐश्वर्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, ये सब कहानियां तुम इंटरनेट से लाते हो। हर बार हमें डराने की कोशिश करते हो, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है। राज, जो आम तौर पर गंभीर रहता था, कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन क्या होगा अगर इस बार कुछ अलग हो? अगर ये जगह वाकई डरावनी हो, तो क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो? सबने राज की बात को हल्के में लिया, लेकिन पायल, जो भूत प्रेत की कहानियों से हमेशा डरती थी, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी से कमरे में थोड़ी घबराहट सी फैल गई। हफ्ते के अंत में सबने फैसला किया कि इस बार वो समीर की बात मानेंगे। ये जगह कोई साधारण खंडहर नहीं थी। वह हवेली ब्रिटिश जमाने की थी, जिसे लोग अब लगभग भूल चुके थे। कहानियां कहती हैं कि उस हवेली में कई रहस्यमयी मौतें हुई थीं और तब से वो जगह वीरान पड़ी है। हैलोवीन की रात, जब शहर में लोग पार्टी और मौज मस्ती में डूबे हुए थे, तब राज ने अपने पापा के कार की चाबी ली, गाड़ी स्टार्ट किया और चारों दोस्त उस खंडहर की ओर चल पड़े। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो कुछ अनजाना खतरा उनके आसपास मंडरा रहा हो। ये देखो, ये जगह एक समय में शहर की सबसे खूबसूरत हवेली हुआ करती थी, लेकिन 1902 में अचानक इसे बंद कर दिया गया। तब से ये वीरान है। समीर ने अपने फोन पर उस हवेली का पुराना नक्शा दिखाते हुए कहा। रास्ते में सब चुपचाप थे। रात के 10 बज रहे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें खाली पड़ी थीं। हवेली के पास पहुंचते ही माहौल और भी भयावह हो गया। हवेली के टूटे हुए दरवाजे, दीवारों पर फैली लताएं और चारों ओर फैला घना अंधेरा। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां कदम रखना छोड़ दिया हो। ये जगह सच में डरावनी है, पायल ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा डर जाती हो पायल। कुछ नहीं होगा, बस अंदर चलो। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली के दरवाजे के पास कदम रखा, हवा अचानक से और ठंडी हो गई। एक अनजानी सी सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्श पर बिखरे धूल के ढेर ने उन्हें जैसे दूसरे समय में खींच लिया हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। फर्श चटक रहा था और हवा में किसी के होने का एहसास था। हवेली के कमरों में जाने के लिए उन्होंने एक बड़ा सा हॉल पार किया। ये जगह सच में बहुत पुरानी है। देखो, हर चीज जैसे किसी भूतकाल की गवाह है। ऐश्वर्या ने दीवारों पर लगे चित्रों को देखते हुए कहा। चित्रों में खड़े लोगों की आंखें जैसे हर कदम पर उनका पीछा कर रही थीं। राज ने कहा, यह चित्र अजीब है। देखो, इनकी आंखें कितनी असली लग रही हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता जैसे ये हमें देख रहे हो? सब हंस पड़े, लेकिन इस हंसी के पीछे छिपी घबराहट साफ थी। तभी अचानक एक दरवाजे के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सबके पैर थम गए। चारों ने एक दूसरे को देखा। पायल ने कांपते हुए कहा, ये क्या था? समीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद कोई चूहा होगा, चलो देखते हैं। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जो और भी गहराई में जाता था। गलियारे के आखिर में एक लालटेन की हल्की सी रोशनी दिख रही थी, जो हवा में झूल रही थी। क्या यहां कोई और है? ऐश्वर्या ने डरते हुए पूछा।
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो चारों धीरे धीरे उस गलियारे की ओर बढ़ने लगे। कदमों की आवाज जैसे उनके डर को बढ़ा रही थी। उनके हर कदम के साथ हवा और भी ठंडी होती जा रही थी और दिल की धड़कनें तेज। जैसे ही उन्होंने गलियारे के अंत में पहुंचकर लालटेन को उठाया, एक भयानक चीख सुनाई दी जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। चीख इतनी तेज थी कि सबके कानों में जैसे कोई तेज सुई चुभ रही हो। पायल ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दरवाजों के भड़ाक से बंद होने की आवाज ने सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थीं। पायल लगभग रोने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। समीर ने उसकी ओर देखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत करो, हम यहां से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके शब्दों में भी एक हल्का सा डर महसूस हो रहा था। राज अब तक शांत था, लेकिन उसकी आंखें तेजी से चारों ओर घूम रही थीं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। उसने कहा, इस हवेली के बारे में मैंने एक और अजीब बात सुनी थी। लोग कहते हैं कि यहां जो भी अंदर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। हो सकता है हमें किसी तरह की चालाकी से इसे समझना पड़े। ऐश्वर्या ने उसकी बात को सुनकर डर और गुस्से में कहा, तुम्हें अब यह कहने की जरूरत है? पहले क्यों नहीं बताया? राज ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे नहीं लगा था कि यह सच हो सकता है, पर अब जो हो रहा है उसे देखते हुए हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। समीर ने सुझाव दिया कि वो हवेली के बाकी हिस्सों की जांच करें। हो सकता है कि कहीं कोई सुराग या दरवाजा हो जिससे वो बाहर निकल सकें। चारों एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे, लेकिन हर कमरे में डर का साया मंडरा रहा था। तभी ऐश्वर्या ने एक पुरानी अलमारी के ऊपर एक धूल से भरी पुरानी डायरी देखी। उसने उसे धीरे से उठाया। देखो, ये डायरी कितनी पुरानी लग रही है, उसने कहा। शायद इसमें हमें कुछ मिल सके। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ पन्ने तो फट चुके थे। उसमें हाथ से लिखे गए अजीब और डरावने शब्द थे। एक पन्ने पर लिखा था, यहां मत आओ, ये जगह जीवित है। हर साल हैलोवीन की रात यह आत्माएं जाग जाती हैं और यहां आने वाले का जीवन खत्म हो जाता है। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं, सिवाय इसके कि उसके बाद के शब्द मिट चुके थे। राज ने धीरे से कहा, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगर यह डायरी सच कह रही है तो हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अचानक कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा हो, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। पायल ने डरते हुए कहा, तुम लोग भी सुन रहे हो? ये आवाजें, ये कहां से आ रही हैं? समीर ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। यहां कोई और भी है, हमें सतर्क रहना होगा। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं और कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में कुछ हलचल हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसी और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया। ये सब क्या हो रहा है? ऐश्वर्या ने घबराते हुए कहा। राज ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ये हवेली हमें रोकने की कोशिश कर रही है। चारों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए एक और गलियारे की ओर भागने लगे। गलियारे की दीवारों पर लगे चित्र और अधिक डरावने हो गए थे। कुछ चित्रों में अब खून के धब्बे नजर आ रहे थे और कुछ चेहरों की आंखें लाल हो चुकी थीं। अचानक पायल ने चीखते हुए कहा, वो देखो! गलियारे के अंत में एक छाया खड़ी थी। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह आत्मा उनके अंदर झांक रही हो। समीर ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हम यहां से बाहर निकल सकते हैं, बस इस छाया से बचकर निकलना होगा। राज ने उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन छाया उनके सामने और करीब आ गई। हवा अचानक से भारी हो गई और उनके कदम जैसे जमीन में धंसने लगे। ये हमें बाहर नहीं जाने देगी, ऐश्वर्या ने घबराते हुए कहा। अचानक पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, ये वही है जिसकी कहानियां मैंने सुनी थी।
इस हवेली में एक आत्मा कैद है जो हर हैलोवीन की रात जागती है। वह आत्मा हमसे बदला लेना चाहती है। राज ने एक पल सोचा और कहा, शायद इस आत्मा को मुक्त करने का कोई तरीका हो सकता है जो डायरी में लिखा था उसमें कोई सुराग हो। हमें वो शब्द पता लगाने होंगे। सबने फैसला किया कि उन्हें एक बार फिर से डायरी के उन पन्नों की ओर ध्यान देना होगा। वो उस जगह लौटने लगे जहां उन्होंने पहले डायरी पाई थी, लेकिन इस बार हवेली की दीवारें जैसे और भी जीवंत हो गई थीं। हर कोने में से अजीब आवाजें आने लगीं और वो छाया उनके पीछे पीछे आ रही थी। अंत में वो उस कमरे तक पहुंचे जहां उन्होंने डायरी पाई थी। समीर ने फिर से डायरी के फटे पन्ने को देखा। उसने महसूस किया कि कुछ शब्द मिटे हुए थे, लेकिन अब हल्की सी रोशनी में वो शब्द उभरने लगे थे। सिवाय इसके कि कोई उनकी आत्मा को मुक्त कर दे, तभी यह शाप टूट सकता है, लेकिन इसके लिए एक बलिदान जरूरी होगा। राज ने उस हिस्से को पढ़ा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। इसका मतलब है कि हमें इसे रोकने के लिए किसी की बलि देनी होगी। सब चुप हो गए। इस विचार ने उन्हें भय से जकड़ लिया था। बलिदान, लेकिन किसका? पायल ने धीरे से कहा, शायद यही कारण है कि कोई भी यहां से जीवित वापस नहीं गया। पायल की बातों और डायरी में छिपे रहस्यों ने चारों को उलझा दिया था। जैसे जैसे वो हवेली में और गहराई में जाने लगे, हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब घटने लगा। समीर ने कमरे की दीवारों पर उभरते अजीब चित्रों को देखा, जिनमें उनके जैसे चेहरे नजर आ रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? समीर ने हड़बड़ाते हुए कहा। ये चेहरे, ये हम जैसे हैं। ऐश्वर्या ने घबराते हुए कहा, यह सब हमारा भ्रम है। हमें शांत रहना होगा। ये हवेली हमारे साथ खेल रही है। लेकिन हवेली की ताकतें अब काम करने लगी थी। हर कोने से अजीब आवाजें, फुसफुसाहट और कुछ अदृश्य ताकतों का एहसास उनके मनोबल को तोड़ने लगा था। राज ने महसूस किया कि उसकी नब्ज तेज हो रही थी और उसके भीतर एक गहरी निराशा और बेचैनी भरने लगी। चारों इधर उधर भागने लगे। धीरे धीरे चारों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने हवेली के विभिन्न कमरों में कदम रखा, हर कोई अपने अपने भ्रम में फंसने लगा। समीर को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया है। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे, जिनमें ऐश्वर्या और राज एक दूसरे से बातें करते हुए उसकी बलि देने की योजना बना रहे थे। उधर राज को भी यही भ्रम होने लगा। ये सब मेरे खिलाफ हैं। मुझे इस हवेली से बाहर निकलने के लिए खुद कुछ करना होगा, समीर ने खुद से कहा। समीर अब पूरी तरह से हवेली के भ्रम में फंस चुका था। उसे बार बार लगता कि राज और ऐश्वर्या उसकी बलि देने की योजना बना रहे हैं। उसके दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। उसके अंदर का गुस्सा और डर अब बाहर निकलने लगा था। उसके हाथों में एक पुरानी लोहे की रॉड आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। अगर मुझे यहां से निकलना है तो मुझे खुद कुछ करना होगा। इसी बीच पायल एक कमरे में अकेली खड़ी थी और उसे हर कोने से अपने नाम की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें उसे ताना मार रही थीं, उसका मजाक उड़ा रही थीं। तुम सबसे कमजोर हो। तुम किसी की मदद नहीं कर सकती। सब तुम्हारी ही बलि देंगे। फिर तुम भी हमारे साथ यहां इसी हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। पायल की आंखों में डर के आंसू छलक आए। नहीं, मैं मजबूत हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन हवेली की आवाजें और तेज होती गईं, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए। इसी बीच ऐश्वर्या खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है, जहां दीवारों पर उभरते चेहरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। वे चेहरे उसे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वो उसकी आत्मा में झांक रहे हों। उसे एक अजीब सा डर महसूस होता है। तुम कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाई। तुम कभी सफल नहीं हो सकती। तुम अपनी बलि देकर अपने दोस्तों को बचा लो। ऐश्वर्या का आत्मविश्वास टूटने लगा और उसके मन में एक अजीब सी घुटन भरने लगी। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन हवेली ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। अब सबके मन में एक ही विचार था। बचने का केवल एक ही तरीका है, किसी को हटाना। हवेली के शाप ने उनके दिमाग में जहर भर दिया था और अब वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे थे। समीर ने ऐश्वर्या को अकेले पाते हुए उस पर आरोप लगाया। तुम मेरे खिलाफ हो। तुम और राज मिलकर मुझे मारने की सोच रहे हो, है ना? ऐश्वर्या ने चौंक कर उसे देखा।
तुम पागल हो गए हो समीर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन समीर अब पूरी तरह से अपने भ्रम में फंसा हुआ था। उसके हाथों में पड़ी लकड़ी की छड़ी को उसने कसकर पकड़ लिया, मानो वो हमला करने को तैयार हो। इसी बीच राज भी कमरे में आ गया और उसकी आंखों में भी वही हिंसा थी। राज ने गुस्से में कहा, हम सब यहां से तभी निकल सकते हैं जब हम में से कोई बचे ही ना। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। अब चारों के बीच हर किसी पर शक गहराने लगा था। हवेली ने उन चारों को एक भयंकर भ्रम में धकेल दिया था, जहां किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। समीर ने राज पर हमला करने की कोशिश की और पायल ने ऐश्वर्या को धक्का दे दिया। सबके बीच अब सिर्फ घबराहट, गुस्सा और भ्रम बाकी रह गया था। समीर ने राज से कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे मारकर यहां से निकल सकते हो? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये हवेली हमारे साथ क्या कर रही है। राज ने पलटते हुए कहा, हमें सिर्फ खुद को बचाना है। तुम्हारे साथ रहकर हम सब मर जाएंगे। ऐश्वर्या को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसका साथ दे। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे और वह अब मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, हम सब पागल हो रहे हैं। लेकिन अब तक सब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। हवेली ने उन्हें इतने गहरे भ्रम में डाल दिया था कि उनकी अपनी पहचान धुंधली हो चुकी थी। इस भयंकर लड़ाई के बीच अचानक एक बद्दा सा दर्पण गिरकर टूट जाता है। चारों एक पल के लिए रुक गए। उन दर्पण के टुकड़ों में उन्हें अपनी असली स्थिति दिख रही थी, थके हुए, बिखरे हुए और डरे हुए चेहरे। दर्पण ने उन्हें एक सच्चाई का एहसास कराया। यह हवेली उनके डर को, उनकी कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। असली शाप यही था। यह जगह उन्हें मानसिक रूप से तबाह कर देगी जब तक कि वो खुद एक दूसरे को खत्म न कर दें। दर्पण में अपने थके हुए, डर से भरे चेहरे देखकर चारों की घबराहट और बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही उनके दिमाग में कुछ बदलने लगा। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि जो भी हो रहा है वह सिर्फ उनके अपने दिमाग का खेल है। हवेली उनके सबसे गहरे डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों को उभार कर उनका इस्तेमाल कर रही थी। पर यह समझना और इससे बाहर निकल पाना दो अलग बातें थीं। समीर ने दर्पण में अपने चेहरे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हमें अपने दिमाग को साफ रखना होगा। ये हवेली हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रही है। पर राज अब भी पूरी तरह से उस दर्पण की ओर घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। तुम समझ नहीं रहे समीर, उसने गुस्से में कहा। यह सब एक चाल है। ये जगह हमें यहां से कभी जाने नहीं देगी। पायल अभी भी दीवार से चिपकी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हमें यहां से निकलना होगा, उसने कांपते हुए कहा। मुझे अब भी लग रहा है कि यह सब असल है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम सब यहां मर जाएंगे। ऐश्वर्या ने शांत होते हुए कहा, नहीं, यह सिर्फ हमारा डर है। हमें इससे जीतना होगा। लेकिन जैसे ही ऐश्वर्या ने यह कहा, दीवारों पर लगी परछाइयां फिर से हिलने लगीं। इस बार ये परछाइयां उनके अपने प्रतिबिंब थीं। उन्होंने देखा कि परछाइयों के चेहरे पहले जैसे थे, लेकिन अब उनमें एक अलग भयानकता थी। ये परछाइयां धीरे धीरे अपने असली रूप में बदलने लगीं और उन्होंने चारों को घेर लिया। समीर ने कांपते हुए कहा, ये परछाइयां हमें छोड़ेंगी नहीं। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अब उस डर के साथ गुस्सा भी था। परछाइयां उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगीं, जैसे उन्हें घेर कर कोई खेल खेल रही हों। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और हवेली की दीवारों से खून की धारा बहने लगी। फर्श पर लाल निशान फैल गए और हर कोने से किसी अदृश्य शक्ति का भार महसूस होने लगा। अब और सहन नहीं हो रहा, हमें कुछ करना होगा, राज चिल्लाया। उसकी आंखों में पागलपन की झलक थी। धीरे धीरे हर कोई अपने अपने मन में उलझने लगा। पायल ने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे और बड़ी होती जा रही थी। उसे अब लगने लगा कि वो खुद अपने डर से नहीं जीत पाएगी। ये परछाई, ये मेरा पीछा कर रही है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे इससे बचना होगा। समीर ने अपनी परछाई को करीब आते देखा और उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। क्या ये परछाई असल में मेरा अंत है? या अगर मैं इससे जीत गया तो शायद मैं इस भ्रम से निकल सकूं। उसने अचानक परछाई की ओर लपका, लेकिन उसकी उंगलियां परछाई से होकर गुजर गईं। तभी परछाई ने पलटकर उस पर हमला कर दिया। समीर पीछे हट गया,
लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और डर और बढ़ता जा रहा था। इस बीच राज अब पूरी तरह से उस भ्रम में डूब चुका था। उसे लगने लगा कि समीर और ऐश्वर्या दोनों उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। उसकी आंखों में लालिमा बढ़ती जा रही थी। तुम दोनों, तुमने मुझे यहां फंसाने की योजना बनाई है ना? उसने अपनी आवाज में घृणा भरते हुए कहा। ऐश्वर्या ने घबरा कर कहा, राज, तुम पागल हो रहे हो। हम सब एक ही स्थिति में हैं। ये हवेली हमारे साथ खेल खेल रही है। लेकिन राज को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में हिंसा की चिंगारी जल चुकी थी। अचानक राज ने समीर की ओर लपक कर उसे पकड़ लिया। तुम ही हो जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। समीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन राज अब पूरी तरह से हिंसक हो चुका था। तुम मुझे नहीं मारोगे, राज ने कहा। मैं तुम सबको मार दूंगा। अब चारों दोस्त अपने ही दोस्तों के खिलाफ हो चुके थे। हवेली के भ्रम ने उनकी इंसानियत को खत्म कर दिया था। पायल को अपनी तरफ आते हुए ऐश्वर्या दिखी, लेकिन उसे लगा कि ऐश्वर्या उसे मारने आ रही है। पायल ने तेजी से पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? लेकिन ऐश्वर्या ने उसे शांत करने की कोशिश की। नहीं पायल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। पर अब हर कोई अपने डर और भ्रम में इतना फंस चुका था कि सच और झूठ की पहचान खो चुका था। अचानक हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई और दीवारों से और भी भयानक चीखें गूंजने लगीं। हवेली जैसे खुद में जाग गई थी और उसने चारों दोस्तों को पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया था। अब वह उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। राज और समीर के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि राज ने समीर पर हमला कर दिया। समीर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन राज के हाथों की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह समीर को दीवार के साथ धकेलता रहा जब तक कि समीर की चेतना धीमी नहीं पड़ गई। इस बीच पायल ने ऐश्वर्या से बचने की कोशिश करते हुए गलती से उसके ऊपर कोई पुराना आलमीरा गिरा दिया। ऐश्वर्या जमीन पर गिर गई और उसके मुंह से खून निकलने लगा और वो दर्द से रोने लगी। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। अब पायल और राज दोनों अकेले रह गए थे। चारों दोस्तों की दोस्ती टूट चुकी थी। वे अब केवल अपने डर, हिंसा और अविश्वास के शिकार थे। हवेली के जाल में पूरी तरह फंस चुके वे अब यह समझने लगे थे कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का असली उद्देश्य यह नहीं था कि कोई बलिदान दे, बल्कि यह था कि वो खुद एक दूसरे को खत्म कर दें। अब पायल और राज के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली ने उनके मन को तोड़ दिया था और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। दोनों के कानों में अब एक ही बात गूंजने लगी कि इसे मार कर खुद को बचा लूं। राज कमरे में पड्डा लोहे का डंडा उठाकर पायल की ओर आगे बढ़ता है। पायल भी मौत के डर से दर्पण का एक टुकड़ा उठा लेती है और राज को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन तभी रात के सन्नाटे में पास के 1 घंटा घर से 4 बजे की 4 घंटियां बजने की आवाज आती है। इसी के साथ ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत होती है और किले के भीतर सब शांत हो जाता है, मानो सारी आत्माएं अचानक से वापस सो गई हों। राज और पायल भी अपने स्थान पर स्थिर हो गए। जैसे ही वो अपना होश संभालते हैं, अपने मित्रों को ढूंढने लगते हैं। समीर एक कोने में बेहोश था और ऐश्वर्या आलमीरा के नीचे दबी हुई थी। दोनों ने समीर को होश में लाया और फिर सब मिलकर अलमीरा को उठाकर ऐश्वर्या को बाहर खींचते हैं। ऐश्वर्या बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और उसका बहुत ज्यादा खून भी बह चुका था। वह चलने की हालत में नहीं थी। तीनों उसे उठाकर हवेली से बाहर लेकर आते हैं। हवेली से बाहर निकलते ही तीनों दोस्तों की सांसें तेज हो गईं। ऐश्वर्या की हालत बहुत गंभीर थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। समीर ने उसे अपनी बाहों में पकड़े रखा था, जबकि पायल और राज घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे, मानो अब भी हवेली की अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही हो। हमें उसे जल्दी अस्पताल ले जाना होगा, राज ने घबराहट में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे अभी भी वो हवेली के आतंक से बाहर नहीं निकला था।
पायल ने अपने फोन की ओर देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन का नेटवर्क आ गया है, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। तभी उनके फोन पर दर्जनों मिस्ड कॉल्स और मैसेज आने लगे। उनके माता पिता और दोस्त रात भर उन्हें कॉल और मैसेज कर रहे थे, लेकिन हवेली के अंदर कोई सिग्नल नहीं था। समीर ने फोन उठाते हुए अपने माता पिता को कॉल किया, लेकिन उसके हाथों की कांपती उंगलियां इस बात का इशारा कर रही थीं कि वह अब मानसिक रूप से टूट चुका था। वह रोते हुए उन्हें सारी बातें बताता है और फौरन हॉस्पिटल आने को बोलता है। अस्पताल की ओर जाते वक्त उनके दिमाग में अभी भी वो भयानक यादें ताज़ा थीं। सड़कें खाली थीं और रात का अंधेरा अभी भी उन पर मंडरा रहा था। ऐश्वर्या की सांसें धीमी होती जा रही थीं और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। समीर ने ऐश्वर्या को बार बार होश में लाने की कोशिश की। ऐश्वर्या, हमें छोड़कर मत जाओ, बस थोड़ी देर और, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। राज और पायल चुप थे। दोनों की आंखों में डर और अपराध बोध था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। राज को लग रहा था कि वो ऐश्वर्या की हालत का जिम्मेदार है, जबकि पायल का मन अब भी हवेली के उस भ्रम में उलझा हुआ था जहां उसने ऐश्वर्या को धक्का दिया था। तीनों सीधे पास के एक बड़े अस्पताल में जाते हैं। डॉक्टरों ने ऐश्वर्या को तुरंत आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया, लेकिन तीनों को बाहर इंतजार करने को कहा गया। समीर की आंखों में आंसू थे। अगर हम उसे बचा नहीं पाए तो, उसने कांपती आवाज में कहा। राज ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस भयानक रात ने उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया था। उनके माता पिता अस्पताल पहुंच चुके थे और तीनों से सवाल कर रहे थे। वे कहाँ थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हर किसी के चेहरे पर चिंता और घबराहट थी, पर तीनों दोस्तों के मन में अभी भी हवेली की छाया मंडरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। कई घंटों के इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आए। ऐश्वर्या की हालत बहुत नाजुक थी और आखिरकार डॉक्टरों ने दुख भरे स्वर में कहा, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। समीर के हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पायल ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया। राज ने दीवार की ओर घूरते हुए कहा, यह सब हमारी वजह से हुआ। तीनों अब एक गहरे अपराध बोध और डर में डूब गए थे। ऐश्वर्या की मौत ने उनकी जिंदगी में एक स्थायी निशान छोड़ दिया था और यह एहसास उन्हें खा रहा था कि वो हवेली से बाहर निकलने के बावजूद इसके जाल से बाहर नहीं आ पाए थे। सुबह की लालमी फूटते ही उनके फोन लगातार बजने शुरू हो गए, लेकिन अब वे देख सकते थे कि यह केवल उनके माता पिता या दोस्तों के मैसेज नहीं थे। कुछ अजीब मैसेजेस उनके फोन पर आने लगे, जिनमें लिखा था, तुम बच नहीं सकते, हवेली का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके फोन पर उन जगहों की तस्वीरें भी आ रही थीं जहां उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा था। राज ने घबराकर फोन को फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? हमने तो वहां से निकलने की कोशिश की थी, ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? तीनों दोस्तों की मानसिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐश्वर्या की मौत का दुख और हवेली के डरावने अनुभवों ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला था। समीर को रात में भयानक सपने आते थे, जिनमें वो बार बार हवेली के अंदर फंसा हुआ होता। वह हर रोज ऐश्वर्या की मौत का दृश्य देखता और उसकी चीखें सुनाई देती। राज ने खुद को सबसे दूर कर लिया। वह अपने कमरे में बंद रहने लगा और अक्सर उसकी आंखों में वही पुरानी हिंसा झलकने लगती थी। पायल की हालत और भी बुरी थी। वो रातों को जागते हुए हवेली की परछाइयों को अपने कमरे में महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था कि ऐश्वर्या की आत्मा उसे हर जगह देख रही है और उसे उसके किए की सजा देने आ रही है। कुछ हफ्ते बीतने के बाद तीनों ने यह समझा कि हवेली का शाप उनके साथ ही रहने वाला था। जो भी अंदर गया वह कभी मानसिक रूप से बाहर नहीं निकल सकता। हवेली ने सिर्फ उनके शरीर को नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी कैद कर लिया था। समीर, राज और पायल की जिंदगी अब एक जीवित दुःस्वप्न बन चुकी थी। हवेली की छाया ने उन्हें जकड़ लिया था और वह छाया हर दिन, हर रात उनके पीछे रहती थी, जैसे एक अदृश्य शत्रु जो कभी नजर नहीं आता, लेकिन हमेशा मौजूद रहता है। अब हवेली उनकी वास्तविकता बन चुकी थी और वो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारी रची हुई कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसी ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपा करके कमेंट में अवश्य बताएं।